आज हम कक्षा 12 का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें संबंध के प्रकार, फलन के प्रकार और द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ना है। तो पहला 1.1 के अनुसार इंट्रोडक्शन हमारा 1 है संबंधों का प्रकार। और संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले हम 11 में पढ़े हुए चीज़ों को थोड़ा दोहरा लेंगे, जो हमारे लिए आसानी होगा। यदि आपको अधिक इसकी जानकारी लेनी हो तो 11 से का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और उस पूरा दूसरे नंबर चैप्टर को आप देखेंगे तो इसको पढ़ने में आपको आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। अब आते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्तीय गुणनफल होता है। अब जो हमने 11 में पढ़ा था उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा था। हम लोग ये जानते थे कि संबंध होता क्या है, फलन होता क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ों को फिर हम दोहराते रहें, थोड़ा आसानी रहेगी समझने में इसको। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बताया गया, यदि मान लेते हैं लेट एक सेट है A = 1 2 3 और B = आपका दिया गया है 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B होता है, मतलब जिसको कार्तीय गुणनफल कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 4, फिर आपका लिख सकते हैं 1 5, फिर आपका लिख सकते हैं 1 6, फिर आपका लिख सकते हैं 2 4, और फिर लिख सकते हैं 2 5, फिर लिख सकते हैं 2 6, और यहाँ पर आपका हो गया 3 4, फिर आपका हो जाएगा 3 5, फिर हो गया आपका 3 6। ऐसा मतलब ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, मतलब हम संबंध बनाते हैं। ऐसे आपको बताया भी हम कि 1 2 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो ये आपका ऐसे होता है, इसका इससे संबंध होता है, इसका इससे, फिर और इसका, फिर इसको उठाते हैं बारी बारी, इसको ऐसे बनाते जाते हैं, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसके साथ क्रमित बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में अवयव की जो संख्या होती है वो होता है आपका A में अवयव की संख्या गुणे B में अवयव की संख्या। A क्रॉस B = NA क्रॉस B = हो जाता है आपका NA × NB, अर्थात A में अवयव की संख्या मतलब 3 × B में अवयव की संख्या = 3 मतलब 9। या ऐसे भी लिख सकते हैं Mn। यदि मान जाए कि A में अवयव की संख्या M है और B में अवयव की संख्या N है, तो इसका हो जाएगा A क्रॉस B में अवयव की संख्या बराबर Mn। और इसमें उप समुच्चयों की संख्या जो हो जाती है 2 द पावर Mn हो जाएगा। हम समुच्चय में पढ़े हैं 11 में कि किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 द पावर n होती है। तो हमारा ये A क्रॉस B है, जो इसमें कितने हो गए, Mn हो गए, और Mn n का स्थान पर Mn हो गया, तो 2 द पावर क्या हो गया, Mn हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, किसमें, इसके उप समुच्चयों की संख्या। अब ये रहा आपका क्रमित कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, कार्तीय गुणनफल हो गया, मतलब ये। और आते हैं हम संबंध के बारे में जान लेते हैं कि संबंध होता क्या है। संबंध जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है, मतलब जितने A क्रॉस B में उप समुच्चय होंगे उतने संबंध हो सकते हैं। A क्रॉस B जो होता है रिलेशन का, संबंध का सबसेट होता है। मतलब यदि एक R के रूप में ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि 1 4 और 1 5 और 1 6, तो ये आपका ये जो होगा R इस A क्रॉस B का सबसेट होता है। R तो होगा क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, मतलब ये सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। अब ये सब बात आती है कि संबंध कितने हो सकते हैं, तो संबंध आपके जितने इसके उप समुच्चय होंगे उतने आपके संबंध होंगे, इसके संबंध होंगे। तो हम देख लेते हैं कितने होंगे, मतलब 2 द पावर Mn, मतलब संबंधों की संख्या हो जाएगी, संबंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 द पावर Mn, मतलब 3 × 3 अर्थात 2 द पावर 9। ये जो होगा वो आपका हो गया A क्रॉस संबंधों की क्या होगी, संख्या हो जाएगी, संबंधों की संख्या। अगर मान लीजिए सपोज दैट R = आपका दिया गया है, ये हमारा संबंध हो गया 1 5 2 4 और 3 5। अब ये भी एक प्रकार का संबंध है, ये इसका सबसेट है, मतलब कई हो सकते हैं इसके संबंध। मतलब कितने हो सकते हैं संबंध इसके, 2 द पावर 9, मतलब 2 × 2 × 2 9 बार। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आपके इतने हो जाएंगे
मतलब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 4 और 6 हो गया 7 8 9। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी का 256 और 256 दूनी का 512। मतलब इसके जो होंगे संबंध कितने होंगे 512। संबंधों की संख्या कैसे निकालेंगे? किसी एक क्रॉस का बी में संबंधों की संख्या क्या होगी? उसके उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होगी, मतलब 2 की पावर n के बराबर होगी। ठीक है, अब आते हैं यदि इसका डोमेन निकालना हो, डोमेन निकालना हो हमें, तो डोमेन होता क्या है? डोमेन हमने बताया है कि आप पूरा वीडियो देख लें, 11 का वीडियो देख लें, आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। फिर भी यहाँ हम बता दे रहे हैं कि डोमेन होता क्या है। डोमेन जो होता है क्रमित उनके प्रथम घटक को डोमेन कहते हैं, अर्थात प्रथम अवयव को, क्रमित उनके प्रथम अवयव को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1। देखिए अभी 2 बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो एक समुच्चय में एक एलिमेंट को एक ही बार रखा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक एलिमेंट को कितनी बार रखा जाता है? एक ही बार। तो यहाँ 1 1 1 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर रेंज की बात हो तो रेंज जो होता है वह क्या हो जाता है? जो ये आपका क्रमित इनके द्वितीय अवयव को रेंज कहते हैं। 4 5 4 5 4 हो गया, 5 हो जाएगा, मतलब बस 4 5। ये बार बार आ गया है, 2 बार, तो 2 बार आ गया है तो क्रम हम समुच्चय में एक एलिमेंट को एक ही बार रखते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये रेंज हो गया। अगर कोडोमेन पूछता है तो क्या हो जाएगा? कोडोमेन क्या हो जाएगा जी? कोडोमेन बताइए। तो कोडोमेन आपका हो जाएगा, ये आपका क्रमित बी जो होगा इसको रिलेशन का कोडोमेन कहते हैं। सेट बी को क्या कहते हैं? रिलेशन के समुच्चय के रिलेशन का कोडोमेन क्या हो जाएगा? समुच्चय बी हो जाता है। ठीक है, अब ये हम रिलेशन समझ गए। अब रिलेशन में आपका संबंधों के प्रकार हैं। अब संबंधों के प्रकार जो होते हैं, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। अब संबंधों के प्रकार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके? ये आपके रिक्त संबंध होते हैं। ये क्या हो गए? रिक्त संबंध। रिक्त संबंध होता है यदि मान लीजिए कि एक सेट हो गया 1 2 3 और इसी में एक संबंध इसी का एक क्रॉस ए। ठीक है, एक क्रॉस ए। तो यदि कोई मतलब यदि एक एलिमेंट का ए से संबंध कोई संबंध नहीं रखता है तो उस समय वो क्या होता है? वो संबंध कौन सा होता है? रिक्त संबंध होता है। और मतलब ये आप समझ जाएं कि ए का ए के साथ कोई संबंध नहीं रखता है तो उस कंडीशन में रिक्त संबंध होता है। और रिक्त संबंध कभी भी किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है, इसीलिए इसको रिक्त संबंध कहा जाता है। ठीक है, मतलब यदि ए का ए के साथ कोई संबंध नहीं बनता है, ए का ए के साथ कोई संबंध नहीं होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है? रिक्त संबंध होता है। और रिक्त संबंध मतलब सबसेट होता है किसका? किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है, समुच्चय उप समुच्चय होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समष्टि। इसको इंग्लिश में एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब आता है आपका समष्टीय संबंध। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है इसका। तो यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है? मतलब यदि एक का एक के साथ एक का प्रत्येक अवयव का एक के प्रत्येक अवयव से संबंध रखता है, एक का एक के पर 3 अवयव है और एक के भी 3 ही अवयव होंगे, मतलब यही सेम ही है, तो इन तीनों का संबंध इन तीनों के साथ होता है, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? समष्टि संबंध कहते हैं। और कोई भी समुच्चय खुद का सबसेट होता है। खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। मतलब ए क्रॉस ए सबसेट टू ए क्रॉस ए। ठीक है, मतलब कोई भी समुच्चय, कोई भी संबंध, मतलब कोई भी समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है।
इसको फिर ध्यान दे दीजिएगा। समष्टि संबंध क्या होता है? यदि एक के सभी एलिमेंट का एक के साथ संबंध है तो उसको हम क्या कहते हैं? समष्टि संबंध कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इस टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और इसको हिंदी में स्वतुल्य संबंध कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब इसमें आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहता है कि यदि कोई संबंध है कि ए सच दैट, मतलब यदि फंक्शन है ए सच रिलेशन है ए सच दैट ए कर देते हैं ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऐसा कर दे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि यदि ए आर इक्वल टू ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इसका मतलब यह इसके फॉर ऑल का मतलब हो गया कि प्रत्येक ए का एलिमेंट होना चाहिए। स्वतुल्य समुच्चय में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम कि प्रत्येक समुच्चय मतलब जो जितना भी एक समुच्चय है इसको हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल द्वारा हमें 3 को पढ़ना है। देखिए, एक स्वतुल्य हो गया, एक आपका समष्टि है ये स्वतुल्य, एक आपका सममित जिसको सिमेट्रिक कहा जाता है, फिर उसके बाद संक्रामक है और संक्रामक को इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहा जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं और इसको आपको संक्रामक रिलेशन। हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इसमें फॉर होता है और इसमें यह होता क्या है कि एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल तरीके से। इसमें यह हो गया कि अगर सेट ए के हैं 1 2 3, तो 1 2 3 है तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल का मतलब हो गया सभी ऐसा ए है वह ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। और इसमें ये कंडीशन होता है कि यदि एक रिलेशन आर है, स्वतुल्य को समझिए कि आर है 1 1 2 2 और ये 3 3 है, तब ये क्या होगा? स्वतुल्य होगा। और यदि इसमें एक भी एलिमेंट अगर मान जाइए आर इक्वल टू 1 1 2 2 दे दिया और ये 2 3 दे दिया तो ये आपका संबंध नहीं है। 1 1 है 2 2 है लेकिन यह 3 3 नहीं है। और जब 3 3 नहीं रहेगा तब के कंडीशन में मतलब ये कह रहा है कि फॉर ऑल, मतलब ए बी आर ऐसा है जो ए सच दैट इस प्रकार है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी ए का एलिमेंट होना चाहिए। सभी ए क्या होना चाहिए? ए का एलिमेंट होना चाहिए। और ये है आपका ए सभी ए का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे ये आपका स्वतुल्य होगा लेकिन यह आपका स्वतुल्य नहीं होगा। अगर ऐसा भी लिखता है, देख लीजिए, ऐसा भी लिखता है 1 1 2 2 और 3 3 और 4 3, तब के कंडीशन में भी यह आपका स्वतुल्य होगा। तब के कंडीशन, इससे मतलब नहीं है ये सभी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, एक एलिमेंट है ना, तो इसलिए आपका स्वतुल्य है। बात समझ में आ गया? अब हम आते हैं इसको एग्जाम्पल तरीके से इसको समझते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल द्वारा इसको थोड़ा सा स्वतुल्य को समझ लेते हैं। उसके बाद सममित को हम बताएंगे। सममित आपका स्वतुल्य में इसमें a इक्वल टू आपका स्वतुल्य में a इक्वल टू मान लेते हैं कि 1 2 3 ले लेते हैं 1 2 3 और यह a का एक इसमें एक रिलेशन लेते हैं r। तो r जो होगा मैं अभी जस्ट बताया भी 1 1 होगा 2 2 होगा और 3 3 होगा। तब के कंडीशन 3 3 होगा, तब के कंडीशन में यह क्या होगा? स्वतुल्य होगा। मतलब ये कहता है आर, ये कहता है स्वतुल्य में कि
कोई समुच्चय सुतुल्य तब कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी रूप में प्रत्येक अवयव खुद के साथ संबंध रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुतुल्य संबंध कहते हैं। प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ क्या करता है, किसी न किसी रूप से संबंधित रहता है, तो वह आपका क्या कहलाता है, सुतुल्य कहलाता है। जैसे 1 है, 1 के साथ है, 2 है, 2 के साथ, मतलब ए का प्रत्येक अवयव ये फिक्स कर दिया कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ संबंधित रहता है, तब के कंडीशन में यह सुतुल्य कहलाता है। अब यहाँ यदि हमारा 1 2 3 हो गया तो ये तो सुतुल्य होगा, यहाँ सीधा सीधा हो गया कि सुतुल्य होगा। अब यहाँ क्लियर अपने डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि यदि 1 1 है और 2 2 है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर 2 3 दे दिया, तो 2 3 दे दिया, तो यहाँ पर ये 1 1 दे दिया, 2 2 दे दिया, लेकिन यहाँ 3 3 नहीं दिया, 2 3 दिया, तब के कंडीशन में ये सुतुल्य नहीं है, सुतुल्य नहीं है। अब क्यों नहीं है, सुतुल्य नहीं है, ये है आपका, ये नहीं है, क्यों नहीं है जी, क्योंकि यहाँ 3 3 नहीं है इसमें। अगर ये 3 3 दिया रहता तो यह सुतुल्य होता। फिर एक कंडीशन इसका ले लेते हैं कि R = 1 1 2 2 और यहाँ पर आपका 3 3 और यहाँ 2 3 और यहाँ 4 5 कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब ये एक दूसरे के साथ ये आपका क्या है, अपने आप के साथ ये संबंध रख रहा है, प्रत्येक एक का प्रत्येक अपने आप से संबंध रखता है, तब के ये तीनों है और ये दोनों है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, यह आपका क्या होगा, सुतुल्य होगा। जब हम इसको यूनिक रिलेशन पढ़ेंगे, मतलब तत्समक संबंध पढ़ेंगे, तब की कंडीशन फिर एक बार इसको समझेंगे, वहां पर डाउट क्लियर करेंगे कि उसमें और इसमें अंतर क्या है। जब हम तत्समक संबंध पढ़ेंगे तब की कंडीशन में ये नहीं होना चाहिए, केवल खुद के साथ खुद का संबंध हो, उसमें सम्मिलित हो, उस रिलेशन में खुद के साथ संबंध हो, तब के कंडीशन में ही वह आपका क्या होता है, तत्समक होता है। तो सुतुल्य समझ में आ गया होगा। यहाँ अपने आप से संबंध है, तो यह ए का सभी एलिमेंट है इसमें, तो होगा। यहाँ ए का सभी एलिमेंट नहीं है, 3 के साथ संबंध नहीं है, इसलिए संबंधित है, यह आपका सुतुल्य नहीं है। यहाँ तीनों है और यहाँ एक अधिक में दे दिया तो भी यह सुतुल्य है। अब आते हैं लास्ट में, इसकी परिभाषाएं हम सभी लिख देंगे, सभी का, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब आते हैं सम्मिलित संबंध, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। सम्मिलित संबंध जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि यदि कोई संबंध R सम्मिलित संबंध कहलाता है, कोई संबंध R सम्मिलित संबंध कहलाता है यदि AB belongs to R, this implies BA belongs to R, जहाँ AB belongs to R। मतलब इसका मतलब यह हुआ, AB belongs to R, इसका मतलब यह हुआ कि AB R में होना चाहिए और उसका व्युत्क्रम भी BA भी R में होना चाहिए, तब के कंडीशन में सम्मिलित संबंध कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल रूप में, जैसे ये ले लिया जाए 1 2 2 1 3 2 2 3, ये आपका क्या हो गए, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। देखिए 1 2 है, 2 1 है, 3 2 है, 2 3 है, मतलब इसका व्युत्क्रम भी इसमें इस R में सम्मिलित है, तो अब के कंडीशन में ये सम्मिलित संबंध कहलाता है। यदि कोई संबंध R सम्मिलित कहलाता है यदि AB belongs to R, this implies BA belongs to R, जहाँ AB belongs to R, तब के कंडीशन में यह R जो होगा सम्मिलित संबंध कहाएगा। ठीक है। अब और एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, सम्मिलित संबंध को। अब जैसे A = मान लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर एक रिलेशन ले लेते हैं R 1 2 2 1 3 2 और 3 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि क्या यह सम्मिलित संबंध है? सम्मिलित संबंध है तो देखिए हम मिलाते हैं, 1 2 है तो 2 1 है, उसका व्युत्क्रम है 1 2 का 2 1, 3 2 है 2 3 होना चाहिए, नहीं है, 3 4 है 4 3 है, नहीं होना चाहिए, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें
कि ऐसे लिख दिया जाए कि 1 2 2 1 3 2 2 3 2 3 3 4 4 1 4 3। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, अर्थात सममित संबंध हो जाएगा। देखिए 1 2 है आपका, इसका व्युत्क्रम 2 1 है, 3 2 है, इसका व्युत्क्रम 2 3 है, 3 4 है, इसका व्युत्क्रम 4 3 है। अब इसमें अगर हम यूनिक इसको यदि हम इसका स्वतुल्य संबंध को जोड़ दें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, जैसे मान लीजिए 1 1 जोड़ दें और 1 1 फिर 2 2 जोड़ दें, तो भी यह क्या है 2 2 जोड़ दें, 3 3 जोड़ दें और 3 4 जोड़ दें, 4 4 जोड़ दें, तो यह क्या है, स्वतुल्य है। यह स्वतुल्य और सिमेट्रिक दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्वतुल्य भी है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे कि यह आपको बताना होगा कि यह स्वतुल्य है या मतलब सममित है या संक्रमक है, इसको यह बताना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 है तो 2 1 है, 3 2 है तो 2 3 है, फिर 3 4 है तो 4 3 है, और ये आपका 1 1 सभी एक के सभी एलिमेंट का खुद के का साथ खुद का संबंध है, तो इसलिए यह क्या हो गया, स्वतुल्य भी है सममित भी है। ठीक है, तो ये सममित समझ लिए। अगर एक भी एलिमेंट शेष रह जाता है, जैसे 3 2 है और इसका 2 3 नहीं होता, 2 3 नहीं है इसमें, तो इसलिए यह सममित नहीं होगा। 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, तो इसलिए सममित यह नहीं है। तो एक भी उसका व्युत्क्रम नहीं है, उसका व्युत्क्रम इसमें नहीं है, तो रिलेशन में नहीं है, तो यह सममित नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में फिर एक एग्जांपल लेकर बढ़िया से सभी तीनों को समझ लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध में जिसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में ये कहता है कि कोई रिलेशन आर संक्रमक संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाई बी सी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, this implies, अब देखिए AB belongs to R, BC belongs to R, मतलब AB भी होना चाहिए BC भी, क्रम से A B पर समाप्त हो रहा है तो BC स्टार्ट होगा, और उसके बाद AC मतलब AC भी R में होना चाहिए, AC भी क्या होना चाहिए R। इस बात को ध्यान रखिएगा कि AB R में है, फिर उसका BC भी R में है, तो यह क्रम AC भी R में होना चाहिए, तब के कंडीशन में यह संबंध क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है। कोई संबंध R संक्रमण कहलाता है यदि AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R। ठीक है, फॉर मतलब जहाँ, फॉर नहीं, जहाँ ABC belongs to R, ABC belongs to A, ये समुच्चय का अवयव है, ABC बिलोंग्स टू A, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये आपका यही रहता है, R नहीं होता है, अगर कहीं मिस्टेक से लिखे हो तो ध्यान दीजिएगा इसके पूर्व बताते वक्त। तो यहाँ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AC, तो इसको भी एग्जाम्पल रूप में हम ले रहे हैं। यदि एग्जाम्पल रूप में लें तो ऐसा A इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4। संक्रमक को थोड़ा सा जनरल एग्जाम्पल लेकर हम समझा रहे हैं, फिर अब लास्ट में एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 1 हो गया, फिर आपका 1 2 ले लेते हैं, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, और 3 1 2 3 हो गया, और ये आपका 1 3, तो 1 3 हो गया, फिर आपका 4 4 हो जाए तो भी कोई बात में अंतर नहीं होगा, 4 4 हो जाए तो भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब आपका ये देख लीजिए 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका संक्रमक संबंध हो जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे।
यहाँ पर बस ध्यान देना है 1 2, तो ये 2 पर समाप्त हो रहा है, 2 3 होगा और फिर यहाँ पर 1 3 हो गया है। तो इस प्रकार ये संक्रमक है। इस तरह हम एग्जाम्पल लेकर फिर समझेंगे। अब आते हैं हम तत्समक संबंध पे। तत्समक संबंध, ये कंडीशन को आप ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये कंडीशन रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। अब आते हैं हम लोग तत्समक संबंध। तत्समक संबंध को समझते हैं। तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध के आधार पर ही समझेंगे हम। तत्समक संबंध को इंग्लिश में तत्समक संबंध को इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आइडेंटिटी रिलेशन में ये कहता है कि कोई रिलेशन आर आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक केवल स्वयं के साथ संबंध रखता है। और जो स्वतुल्य था वो कहता है कि स्वतुल्य को समझिए, वो कहता है कि आर कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक स्वयं के साथ संबंध रखता है। ये डिपेंड नहीं रखता है कि उसके अलावा कुछ और है कि नहीं है, उसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ए का प्रत्येक स्वयं के साथ संबंध रखता है, लेकिन आइडेंटिटी कहता है कि कोई संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक केवल स्वयं के साथ संबंध रखता है, तो वह आपका क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। अर्थात ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। जैसे अगर एग्जांपल ले लिया जाए 1 2 3, सपोज दैट, तो R इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 1 और 2 2 2 2 और ये आपका 3 3 और ये आपका क्या हो गया 4 5। मान लीजिए सपोज दैट नहीं 2 4 ले लीजिए 2 4, सपोज दैट कर लिए हम। ऐसा एक रिलेशन है तो हम इसको देखते हैं कि तत्समक है कि नहीं है। तो यह आपका देख रहे हैं कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है ना, हम पढ़ चुके हैं स्वतुल्य को। यह आपका स्वतुल्य है, यह आपका क्या है? स्वतुल्य है। अब ये आप बताइए कि यह तत्समक है, यह स्वतुल्य तो है, ये फिक्स है कि यहाँ अपने आप से स्वयं का स्वयं के साथ संबंध रख रहा है, तो यह तो स्वतुल्य होगा। लेकिन अब यहाँ ये ध्यान देना है कि क्या यह तत्समक संबंध है। अब आप ही बताइए कि ये तो हमने बताया परिभाषा कि कोई संबंध आर स्वतुल्य तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक केवल स्वयं के साथ संबंध रखता है, तब के कंडीशन में वह क्या होगा? वह आपका तत्समक संबंध कहलाएगा। जबकि यह अलग आ गया 2 4 आ गया, इसलिए तत्समक नहीं है। यदि यह लिख दिया जाता कि 1 1 2 2 2 2 3 3, बस इतना ही, मतलब यह कहता है तत्समक संबंध कि केवल ए का प्रत्येक केवल स्वयं के साथ ही संबंध रखता है, तब के कंडीशन में वह रिलेशन क्या कहलाता है? तत्समक संबंध कहलाता है। जैसे कि 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया और बाकी नहीं होना चाहिए। जबकि स्वतुल्य में बाकी कुछ भी हो लेकिन ए का सभी एलिमेंट होना चाहिए, स्वयं के साथ स्वयं का संबंध, तो वह स्वतुल्य होगा। तो हम यहाँ एक कंडीशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अगर मान लें कि R इक्वल टू ऐसा भी लिख देता है 1 1 2 2, तब भी यहाँ तत्समक संबंध नहीं है, यह ना तो स्वतुल्य है ना तत्समक संबंध है। तो हम इसके और इसके संबंध में एक संबंध निकाल सकते हैं कि सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक हो सकते हैं, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य हो सकते हैं। तत्समक संबंध स्वतुल्य हो सकते हैं। क्यों जी? कि यह आपका 3 3 मतलब खुद का ए का प्रत्येक केवल स्वयं के साथ ही संबंध रखता है तो तत्समक कहलाता है। और ये कहता है कि ए का प्रत्येक स्वयं के साथ संबंध रखता है, बाकी कुछ भी हो उससे कोई मतलब इसको नहीं होता है, लेकिन ए का प्रत्येक स्वयं के साथ संबंध रख रहा है तो वह स्वतुल्य है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह स्वतुल्य है और तत्समक भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्समक स्वतुल्य हो सकता है लेकिन स्वतुल्य तत्समक नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। या मतलब कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि तत्समक संबंध स्वतुल्य होता है लेकिन स्वतुल्य संबंध तत्समक जरूरी नहीं कि तत्समक होगा।
होगा। ठीक है, ये रहा आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम परिभाषा रूप में लिख लेते हैं और जो अभी तक पढ़ाए हैं उसको हम और एग्जाम्पल रूप में, पहले हम एग्जाम्पल रूप में समझ लेते हैं, उसके बाद परिभाषा इसको लिख देंगे। परिभाषा लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ 1 2 3 4 आपका ए दे दिया गया है और एक रिलेशन 3 प्रकार का दिया गया है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है। फिर आपका 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 2 है और 1 3 और 3 1 है इसमें। और एक तीसरा नंबर ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। अब इसमें संक्रमक आइडेंटिटी आपको तो समझ में आ ही गया होगा, तो एक और रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये तो 1 1 होगा, 2 2 होगा और एक 3 3 हो गया और एक आपका 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तत्समक संबंध मतलब आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब यहाँ पर हमको देखना है स्वतुल्य, फिर आपका सममित और इसको संक्रमक, ये आपका संक्रमक और आपका तत्समक। इन चारों को देखना है कि कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कौन संक्रमक है, कौन तत्समक है। तो स्वतुल्य में हम ये जानते हैं कि एक का प्रत्येक स्वयं के साथ संबंध रखता है। स्वतुल्य ये कहता है, स्वतुल्य क्या कहता है कि एक का प्रत्येक स्वयं के साथ 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। तो देख लीजिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। मतलब ये यहाँ तक हमें कंडीशन ये लग रहा है कि स्वतुल्य है। लग क्या रहा है? स्वतुल्य है। ठीक हो गया, ये आपका स्वतुल्य है, आपका स्वतुल्य। ये चारों का है। अगर एक भी इसमें से नहीं रहता, यदि 2 2 ही ना हो, 3 3 ही ना हो, कोई एक ना हो इन चारों में से, तो यह स्वतुल्य नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं सममित में। सममित क्या कहता है कि AB बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R, मतलब उसका व्युत्क्रम भी उसमें होना चाहिए R में। जहाँ AB बिलोंग्स टू A, मतलब AB R में है और तब BA भी R में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए 1 2 है, 2 3 1 2 है, लेकिन आपका 2 1 नहीं है। देख लीजिए 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है। मतलब जो भी होगा, यदि इसका व्युत्क्रम 2 1 दिया होता तो होता, या आपका संक्रमक सम्मित हो जाता। फिर आपका 3 2 दे दिया होता इसका तो भी सम्मित हो जाता, और 1 3 भी, मतलब जितना एलिमेंट देगा उसका व्युत्क्रम होना चाहिए। इन तीनों का, ये तीनों होना चाहिए। इसमें 3 1 दिया है तो 3 1 होना चाहिए। 1 3 दिया है ना, आप समझिए इसको सम्मित में। यह 1 2 दिया है तो 2 1 भी इसके साथ होना चाहिए इस रिलेशन में, तो यह सममित हो जाता। लेकिन ये नहीं है तो ये नहीं होगा। बस एक ही को दिमाग मतलब सोच लेना है, जब एक का नहीं है तो नहीं है, मतलब ये सम्मित नहीं है, हो गया। नहीं समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 होना चाहिए तो ये नहीं है। 2 3 है तो भी 3 2 होना चाहिए तो भी ये सम्मित नहीं है। और 1 3 और 3 1 नहीं है तो ये आपका ये तीनों नहीं, तीनों का व्युत्क्रम है ये नहीं है, तो यह सम्मित नहीं है। अगर इन तीनों का व्युत्क्रम इसमें दे दिया होता रिलेशन में, ये सम्मित हो जाता। मतलब स्वतुल्य है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब आते हैं संक्रमक पर। संक्रमक कहता है कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R और दिस इम्प्लाई AC बिलोंग्स टू R, मतलब AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो AC भी R में होना चाहिए। तो देख लीजिए 1 2 2 1 2 2 से बंद है, 2 से स्टार्ट है, 2 3 और 2 3 से बंद हो गया 3, तो अब आएगा 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 भी है ना, अर्थात ये आपका संक्रमक है, ध्यान रखिएगा। 1 2 है, 2 का समाप्त है, 2 3 स्टार्ट हो गया तो 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 है तो इसलिए संक्रमक है। अब आते हैं हम लोग इस रिलेशन में। अब देखते हैं, पहले स्वतुल्य पे आते हैं। स्वतुल्य है 1 1 2 2 3 3 और लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 4 4 नहीं है,
4 नहीं है तो दूसरे कंडीशन में आपका स्वतुल्य नहीं है। दूसरा रिलेशन में स्वतुल्य नहीं है। लेकिन अब सममित पर आते हैं। सममित में क्या होना चाहिए, इनके बारे में सोचना नहीं है, इन पर सोचना है। 1 2 है तो इसका व्युत्क्रम 2 1 है ना। देखो 1 2 है 2 1 है, 2 3 है 3 2 है, 1 3 है 3 1 है। मतलब ये आपका सममित है। मतलब सबका व्युत्क्रम दिया गया है। 1 2 का व्युत्क्रम 2 1, 2 3 का 3 2 और 1 3 का 3 1, इसलिए सममित है। अब आते हैं संक्रमक पे। संक्रमक में क्या होना चाहिए जी, संक्रमक में होना चाहिए कि 1 2 है 2 1 है, 1 2 है 2 1 है, तो इसका 1 1 होना चाहिए। 1 1 दिया है, बात समझिएगा। 1 2 2 1 जहाँ से समाप्त हुआ तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये 1 1 होना चाहिए। 1 1 दिया है ना। फिर 2 3 3 2, तो 3 पर समाप्त हुआ, 3 से स्टार्ट हो गया, तो 2 2 होना चाहिए। 2 2 है ना, है कि नहीं है। और यहाँ देखिए 1 3 3 1 और 1 1 हो गया, तो 1 1 आपका फिर यहाँ दिया ही है। 1 3 3 1 1 1 दिया है ना, तो इसका व्युत्क्रम है, अर्थात यह संक्रमक है। आप समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका कि यहाँ 1 2 2 1 है तो 1 1 भी दिया है, 2 3 3 2 है तो 2 2 भी दिया है, और 1 3 3 1 है तो आपका 1 1 भी इसमें दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में कह रहा है आपका कि तीसरे नंबर में कि 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है, मतलब स्वतुल्य तो है। यहाँ तीसरा नंबर क्या कर रहा है, स्वतुल्य है। ठीक है। और 1 2 का 2 1, मतलब 1 2 भी है 2 1 भी है, तो ये भी है, प्रतिलोम भी है। लेकिन 1 2 है 2 1 है तो 1 1 है, ये तो ठीक है आपका। ये आपका संक्रमक भी है, ये ध्यान रखिएगा कि 1 2 है और 2 1 भी है। 1 2 और 2 1 तो 1 1 भी है, 1 1 है ना, इसलिए यह संक्रमक भी है। तीसरा जो है स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपका ये आपका तत्समक है, स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य भी है और तत्समक भी है। क्या है, तत्समक भी है। ठीक है। ये आपका हो गया, इसके एग्जाम्पल रूप में आपको हमने समझा दिया। अब इसको हम परिभाषा लिख ले रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा परिभाषा। चलिए, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रमक संबंध जो हमने समझाया उसी चीज को परिभाषा के रूप में लिख दिया है। अब इसमें लिखा गया कि किसी समुच्चय पर कोई संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक स्वयं से आर द्वारा संबंधित है। मैं बताया हूँ कि स्वतुल्य संबंध जो होता है, जो स्वयं का ए के सभी एलिमेंट का प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तो वह स्वतुल्य कहलाता है। ये आपका ये कंडीशन हो गया, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब आता है सममित संबंध। किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और उसका व्युत्क्रम भी आर उसमें आर में होना चाहिए, तो वह क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक। फिर संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रमक कहलाता है यदि और केवल यदि ए भी आर में है और बी सी भी आर में है, तो उसका ए सी भी आर में होना चाहिए। ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध कहलाएगा। रह गया अब तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध को हम इस पे ही बना देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी परिभाषा हो गई। अब इस पे ही स्वतुल्य पे ही हम तत्समक संबंध बना देते हैं। तत्समक संबंध का लिखेंगे कि समुच्चय पर कोई संबंध आइए आइडेंटिटी रिलेशन को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आइए स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक केवल लग जाएगा, केवल स्वयं से आइए द्वारा संबंधित है, आइए द्वारा संबंधित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्समक संबंध कहते हैं। और इसमें यदि लिखा जाए तो इसको संबंध को आई ए इक्वल टू लिख सकते हैं, आई ए इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। आइए जो होगा, आइए में केवल वही होगा जो ए के रूपों में ही
होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इस इंट्रोडक्शन में, इस 1.1 के इंट्रोडक्शन में कहीं भी आपको परेशानी होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। अगर आपको यदि इसको समझने में कठिनाई लग रही हो तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अलग से वीडियो बनाकर आपको आपकी समस्या को समाधान करें, लेकिन आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।